एक बार मैं एक दोस्त की शादी में लखनऊ गया। शादी के बाद सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नैनीताल चलते हैं। मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं रुक गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा तुम लोग चलो, मैं रात में आ जाऊंगा। मैंने दिन भर अपना काम खत्म किया, ट्रेन से उतरकर खाना खाया और रात की बस ले ली। रात के 11 बज रहे थे। पहाड़ियों में वैसे भी बसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। मुसाफिर भी बहुत थोड़े से ही थे। मैं ड्राइवर के सामने ही बैठ गया। वह हम लोगों से बातें करते हुए जा रहा था। तब ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह ऐसे ही रात को बस से जा रहा था, तब उसने देखा कि सामने कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बस पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। वह बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर ने कहा मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है। इस वीरान पहाड़ी और जंगली इलाके में जहां आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन हो सकता है? जिसको बस लेनी होगी वो सुबह लेगा या रात को लेगा। उसको इतना डर लगा कि उसने बहुत तेजी से बस चलाई और इसके बाद किसी तरह से घर पहुंचा। वह कह रहा था कि इन रास्तों में ये सब चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक झील पर पड़ी। मैंने इशारे से सबको चुप होने को कहा और उधर झील की तरफ देखने को कहा। चंद्रमा की चांदनी में उसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी थी, जिसके बाल काफी लंबे थे। सबका ध्यान अनायास उस औरत के लंबे बालों पर चला गया, जो कि सामान्य से भी ज्यादा लंबे थे। ड्राइवर ने कहा उधर मत देखो, सामने देखो। लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी तरफ पड़ रही थी कि वह है क्या। मैं आंखें डगाए भरपूर नजरों से उस लंबे बालों वाली की शक्ल देखना चाह रहा था। तब तक हमारी बस आगे निकल गई। हम लोग नैनीताल आ गए। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था वह होटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर था। मैंने पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में मुझे एक बिल्कुल सफेद बहुत प्यारा सा कुत्ता दिखाई पड़ा। उसके गले में लाल पट्टा था। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे ये पालतू कुत्ता कहाँ से भटक कर आ गया। मैंने सोचा जिसका भी कुत्ता होगा वो लोग इसको ढूंढ रहे होंगे। इस समय उसको बाहर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने सोचा उसको अपने साथ ही लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने देखा कि वहाँ कुत्ते की जगह एक गाय का बछड़ा खड़ा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मैं मुश्किल से 10 कदम चला ही था कि अचानक लगा कि कहीं से पायल की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ये सब क्या है। मेरे कदम अनायास ही बोझिल होने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं अपने होटल पहुंच गया, जहां मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बदहवास सा रिसेप्शन पर एंट्री करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तब मेरे मित्र रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री देखकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। उन्होंने रिसेप्शन से चाबी ली और मेरा दरवाजा खोलकर मुझे बेहोश देखा। तब मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले। उन्होंने देखा कि मुझे तेज बुखार हो गया था। पानी के छींटे पड़ने से मुझे कुछ होश आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ और सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, कब आए तुम। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा चैतन्य हुआ तब मैंने उनको सारी घटना बताई। होटल के मैनेजर से जब मेरे दोस्तों ने बात की तब पता चला कि जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस जगह पर अक्सर इस तरह के साए घूमते रहते हैं और वे इंसानों को डराने के लिए अपना रूप भी बदलते रहते हैं। किसी तरह मैं इसी बीमारी हालत में अपने दोस्तों के साथ मेरठ वापस आ गया। मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर आकर मैंने माँ को जब सारी बातें बताई तब माँ बहुत परेशान हो गई। बुखार तो उतर गया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ छत पर सोया हुआ था। तब मुझे लगा कि मेरे पैर पकड़कर कोई हिला रहा है। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने सफेद लिबास में कोई खड़ा है। शक्ल तो साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी था बहुत ही खौफनाक था। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरा भाई उठकर बैठ गया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा देखो वहाँ कोई है। उसने कहा नहीं, कोई नहीं है, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा।
अभी तुम बीमारी से उठे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मैंने भाई से कहा, मुझे नीचे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं आकर अपने कमरे में चादर में मुंह लपेटकर सो गया। किसी तरह से जब मुझे नींद आई, तब मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैं डर के मारे चादर जोर से पकड़े हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर बहुत ताकत से खींची जा रही है और जबरदस्ती किसी ने मेरी चादर खींच दी। मैंने डरते डरते आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हुई, जब माँ को सब बताया तो मेरी माँ मुझे साथ लेकर घर से थोड़ी दूर मजार के पास मौलवी जी से मिलाने गई और उनको ये सब कुछ बताया। मौलवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि ये साया तो तभी से इसके पीछे पड़ा है जब इसने झील के पास उसे देखा था। उन्होंने एक ताबीज पर कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंक मारी और मेरी बाजू पर पहना दिया। मुझे आश्वस्त किया कि वह जो भी कोई साया होगा कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए माँ ने जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी मुझे रात के समय कहीं बाहर जाने में खौफ आता है। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। मुझे रोज रोज वहाँ सुबह पहुँचना होता था। अक्सर मुझे देर हो जाती थी, इसीलिए मैंने उसी गांव के सरपंच से अपने रहने की व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा एक घर है, उसकी सफाई करवा देता हूँ, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन मैं गांव से थोड़ा बाहर है, मुझे तो अपनी रोज रोज की आने जाने की झंझट से मुक्ति चाहिए थी। गांव के घर वैसे ही खुले खुले होते हैं, अगल बगल बड़े बड़े शीशम के पेड़ थे। बहुत ही अच्छा लगा, मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब घर गया तो जरूरत की सारी चीजें ले आया। मैंने अपना सामान जमा लिया। पहले दिन तो सरपंच जी ने ही चाय और खाना भिजवा दिया। मैंने भी कॉपियां चेक करके खाना खाया और एक सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगा। मैं बाहर के बरामदे में आ गया। शीशम के जो पेड़ दिन के सामने आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे थे, इस समय बड़े डरावने लग रहे थे। मैं थोड़ी देर में ही अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो उस गांव के आसपास रहने वाले सुधीर, रघु और अरविंद ने कहा, भाई आज तो शाम को हम सब आपके यहाँ आएंगे और वहीं ताश वाश खेलेंगे, चाय पियेंगे, शाम अच्छी कटेगी, आपके लिए रात का भोजन भी लेते आएंगे। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने घर आकर चाय पानी की व्यवस्था की। शाम हो गई। वे तीनों सुधीर, रघु और अरविंद 6 बजे मेरा खाना लेकर आ गए। चाय वगैरह पीकर हम लोग ताश खेलने बैठे। मैं खिड़की के पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे सामने सुधीर बैठा। रघु और अरविंद पलंग पर आमने सामने बैठ गए। पत्ते बटते ही एक अजीब वाकया हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे किसी की सांसों की आवाज आ रही है। मैंने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी ना था। मैंने वहम समझकर फिर से अपना ध्यान खेलने में लगा दिया और खिड़की का पल्ला बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही अचानक खिड़की का पल्ला खुल गया और ऐसा लगा कि हवा के झोंके के साथ ही कोई खिड़की में से अंदर आ गया हो। सब लोग आराम से ताश खेल रहे थे और मैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना ध्यान ताश में नहीं लगा पा रहा था। सब लोग थोड़ी देर ताश खेलकर चले गए और मैं रसोई में चला गया। रसोई में पहुंचते ही खाने की तेज खुशबू ने भूख जगा दी। जब मैंने खाने का डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें रखा सारा खाना बिल्कुल गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गर्म किया हो। मैं हैरान था कि इस खाने को आए लगभग 4 घंटे बीत गए। मैंने रसोई में ही खाना खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तब ब्रेक के समय मैंने सुधीर से बताया कि भाई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन इतनी वैरायटी की क्या जरूरत थी। सुधीर मेरा मुंह देखने लगा। बोले, मैं तो सिर्फ दाल चावल सब्जी और 2 रोटियां लाया था, इसमें कौन सी ज्यादा वैरायटी थी। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैंने कहा, अरे नहीं भाई, उस डब्बे में तो 2 तरह की सब्जियां थी, रायता, पुलाव और एकदम गरम गरम कचौरियां, 2 गुलाब जामुन थे। डिब्बा बदल तो नहीं गया। सुधीर अवाक था। वह बोला, मैंने खुद अपने हाथों से डिब्बे भरे थे। मैं बहुत डर गया। छुट्टी के बाद जब मैं घर आया तो थकान से बिस्तर पर बैठते ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद ही रसोई में कुछ खटर पटर सुनाई पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ गया
और रसोई की तरफ भागा और वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने चुपचाप अपने लिए खाना बनाया, खाया। मैं उठकर कमरे में आ गया। शाम के 5 बज गए थे। मैंने सोचा सरपंच जी के यहाँ चलता हूँ, हो सकता है इन सारी बातों के पीछे कोई रहस्य हो। सरपंच जी ने मेरी पूरी बात सुनकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मैं चुपचाप घर आने लगा। तभी मेरे एक विद्यार्थी के पिताजी मिल गए। वो मेरे साथ साथ ही मेरे घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा, मास्टर जी आप किस चिंता में हैं? तबीयत ठीक है ना? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे बोले, अरे मास्टर जी, ये घर 20 साल पहले सरपंच ने ही बनवाया था। उसके बेटे बहू इसी घर में रहते थे। सरपंच की पत्नी काफी तेज है। यही सोचकर उन्होंने बेटे की शादी के 1 साल बाद ही उसे घर में भेज दिया था। वे खाने पीने का शौकीन था, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जब वह अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल से लौट रहा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही खत्म हो गए। सरपंच जी ने पूजा पाठ भी करवाई थी। फिर भी लगता है दोनों की रूह इस घर के चारों तरफ घूमती रहती है, जो इसी तरह की घटनाओं से अपने वजूद की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। आपके घर के पीछे एक बहुत बड़ा पोखरा है। उसके किनारे एक पीपल का पेड़ है। जब भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है, वह एक सिगरेट का पैकेट और कुछ खाने पीने का सामान वहाँ रखकर आ जाता है। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उन महाशय से विनती की कि आप मेरे साथ घर चलें ताकि मैं अपना बैग ले लूं। उनके साथ घर आया और अपना बैग उठाया। उसी दिन मैं घर चला गया। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो छुट्टी के बाद पहले एक सिगरेट का पैकेट और हाथ में गुलाब जामुन और कुछ कचौरियां पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ गया। कमरा खाली कर सरपंच जी के पास गया और उनसे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं रह सकता। वहाँ रहने का विचार छोड़कर अपने घर से ही आने जाने में भलाई समझी। जब तक स्कूल के आसपास उस गांव में रहता हूँ, सिगरेट जलाने का साहस नहीं कर पाता हूँ। रात के 10 बजे थे। उतराव का बस अड्डा खचाखच यात्रियों से भरा था। पैर भी रखने की जगह नहीं थी। शिवम के दोस्त समीर का एक्सीडेंट हो गया था। समीर अस्पताल में था। ये सुनते ही वो उतराव से लखनऊ जाने वाली बस में टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया था। वो जाकर बस में खिड़की की तरफ बैठ गया। बस चली तो उसकी सांस में सांस आई। समीर उसके हॉस्टल में उसका रूम पार्टनर था। शिवम 3-4 दिनों की छुट्टी में उतराव अपने घर आया था। दूसरे दिन तो उसको जाना ही था, पर अचानक शिवम के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसको जल्दी जाना पड़ रहा था। वो यही सब सोच रहा था कि उसके बगल वाली सीट खाली हुई और उस पर एक बेहद सुंदर लड़की आकर बैठ गई। शिवम बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की चुपचाप बैठी शून्य में देख रही थी। थोड़ी देर बाद तो उसके सब्र का बांध ही टूट गया। उसने ही पहल कर दिया। शिवम ने उससे पूछा, आप इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं अपने पिता भुवन सिंह के पास लखनऊ जा रही हूँ। मेरा आज वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। कल सुबह ही मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू है और आज वहाँ से फोन आया था। आखिरी बस थी, इसीलिए मुझे यही पकड़नी पड़ी। शिवम ने बताया कि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे आज ही जाना जरूरी है। उस लड़की ने कहा, एक्सीडेंट? कौन सा अस्पताल में है आपका दोस्त? शिवम ने जब उसको अस्पताल का नाम बताया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। शिवम ने कहा, मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ। आपको जहां जाना है मैं आपको वहां छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाऊंगा। तभी उस खूबसूरत सी लड़की ने घूमकर उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा। उसके देखते ही एक तेज खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया। वो बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, पहले अपने दोस्त को देखने जाइए। उसको आपकी ज्यादा जरूरत है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये कहकर वो फिर शून्य में टकटकी लगाए ताकने लगी। लखनऊ आने पर वो भी उसके पीछे ही उतर गई। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो तब तक ऑटो में बैठ गई थी। शिवम ने तुरंत एक ऑटो लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा।
थोड़ी देर बाद उसका ऑटो एक गली में जाकर रुक गया। इसके पहले कि वो आवाज देकर उसको बुलाता, वो अपने घर के गेट के अंदर चली गई। रात के 11:30 बज गए थे। शिवम को उस समय उसके घर जाना ठीक नहीं लगा। उसने अपने हॉस्टल जाने के लिए ऑटो वाले को बोल दिया। उसने सोचा, इतनी रात को अस्पताल जाकर करूंगा भी क्या? वैसे भी फोन पर तो समीर का हालचाल मिल ही गया है, सुबह ही जाऊंगा। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के 3 बजे किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने से उसकी नींद खुली। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि जब वो बस में उस लड़की के बगल में बैठा था और जब उसने उसकी तरफ घूमकर देखा था तो जैसे एक खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया था, कुछ वैसे ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ। शिवम दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, पर जैसे नींद आंखों से रूठ गई। 5 बजे ही उठकर वो तैयार हुआ और अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। समीर ने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रात में तुम आ जाने से ही मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। शिवम हैरान था। वो बोला, रात में तो मुझे आने में बहुत देर हो गई थी। मैं कब आया? मैं तो सीधे हॉस्टल ही चला गया था। तुम होश में तो हो? अरे यार, क्या हुआ है तुम्हें? जब मैंने तुम्हें बताया था कि कल सुबह जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मुझको बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तुम भी नहीं थे और इस शहर में मैं किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए मैंने तुमको फोन करवा दिया था। तब तुमने कहा था कि कल तुम आराम से आओगे, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? समीर ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा हैंड टॉवल निकालकर उसको दिखाया और बोला, ये तुम ही यहाँ छोड़ गए थे ना? उस टॉवल को हाथ में पकड़ते ही एक तेज खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया था। कुछ वैसे ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ जैसे पहले 2 बार वो अनुभव कर चुका था। शिवम थोड़ा लड़खड़ा गया। समीर ने उसकी बाहें थामकर संभाल लिया और अपने ही बेड पर बिठा लिया। शिवम सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या है? कौन थी वो लड़की? वो उसके भेष में यहाँ कैसे आई? सोचते सोचते उसका सर चकराने लगा। उसने कहा, समीर मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी बाइक पर बैठ गया और सीधा उस लड़की के घर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वो उसी घर के सामने खड़ा था जहां रात को वो उतर कर गई थी। शिवम ने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर भुवन सिंह लिखा हुआ पढ़ा और दरवाजे की घंटी बजाई तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। शिवम ने उन्हें नमस्ते किया और बोला, अंकल आप ही भुवन सिंह हो? आपकी बेटी जो कल रात को उतराव से आई थी, मुझे उससे मिलना है। उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, मेरी बेटी? तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? मेरी तो एक ही बेटी थी। वो पिछले साल अपनी दीदी के यहाँ उतराव गई थी। वहां से रात की आखिरी बस से आ रही थी, क्योंकि दूसरे दिन उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मारे जाने वालों में से एक मेरी बेटी भी थी। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। शिवम तो वही जड़ हो गया। वो बोला, अंकल ये कैसे हो सकता है? वो कल रात को मेरे साथ ही बस में आई थी। मैंने उसको कहा भी था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर वो अकेली ही आ गई। भुवन सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अभी तो वो कल उसकी बरसी करने के लिए सोच रहे थे। शिवम चुपचाप वहां से वापस आ गया। शिवम अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलकर पहुंचा ही था कि उसकी नाक में कुछ सुरसुरी सी हुई और वही तेज खुशबू उसके नखूनों में भर गई। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो?
मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो मेरे पीछे पड़ी हो? अचानक उसके कमरों में सिसकियों की आवाज आने लगी और जैसे कि कोई रो रहा है। तभी एक आवाज कमरे के एक कोने से आई। मैं पिछले 1 साल से उसी बस में रोज यात्रा करती हूँ। आज तक किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम अपने दोस्त के एक्सीडेंट की बात सुनकर इतनी रात को भागे हुए जा रहे थे, पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पापा के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई। वो बेचारा तो मुझे शिवम समझकर ही खुश हो गया था। शिवम घबराहट के मारे कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर तुरंत ही बाहर निकल गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। शिवम अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। कुछ खाने का ऑर्डर करके वहां टेबल पर ही सिर रखकर सो गया और उसको नींद आ गई। वो 2 रातों से ठीक से सोया भी नहीं था। 10 मिनट के बाद ही खाने की खुशबू से उसकी नींद खुली। तब उसने देखा कि सामने वाली कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी। शिवम की घी बंद गई। वो वहां से उठकर भागा और अपनी बाइक उठाकर सीधा उस लड़की के घर पहुंच गया। उसने जोर जोर से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। भुवन सिंह बाहर आया। उसने शिवम को देखा तो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गए। तब शिवम ने उनको बताया कि अंकल, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। शिवम को भुवन सिंह ने बिठाया, पानी का ग्लास दिया, फिर अपने घर के पास ही एक जगह पर ले गए। वहां काले रंग का चोला पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। भुवन सिंह ने उनको शुरू से अंत तक सब कुछ बताया और कहा, बाबा, इस बच्चे को आप ही संकट से उबार सकते हो। जो खर्च होगा मैं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से इनको कोई तकलीफ हो। उन्होंने पूरी बात सुनकर शिवम से कहा, ये अंगूठी दे रहा हूं, इसे अपनी उंगली में पहन लो। शिवम ने पूछा, बाबा, इस अंगूठी को कब तक पहननी है? अभी पहने रहो, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। फिर 1 महीने बाद खुशबू का एहसास हुआ।